नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में 12th और ग्रेजुएट बेस जो वैकेंसी निकली थी उसके तहत हम फास्ट एंड फ्यूरियस बैच पर काम कर रहे हैं और बिल्कुल निःशुल्क बैच है आप सभी के लिए। और इसमें अभी हम इतिहास को, पॉलिटी को और भूगोल को साथ लेकर चल रहे हैं। उससे रिलेटेड डिटेल क्लास कराई जाती हैं और उससे रिलेटेड जैसे पीवाईक्यू कराए जाते हैं, एमसीक्यू कराए जाते हैं। तो आज की क्लास में हम मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड पूरी डिटेल्ड स्टडी करेंगे। पूरी उस समय धर्म की स्थिति क्या थी, समाज की स्थिति क्या थी, मुद्रा की स्थिति क्या थी, व्यापार की स्थिति क्या थी, कैसे साम्राज्य का उत्थान हुआ, कैसे पतन हुआ, उसके बारे में जानकारी के स्रोत क्या हैं, सबके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। और उसके बाद आपके पीवाईक्यू कराए जाएंगे, एमसीक्यू कराए जाएंगे, ताकि मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जब भी कोई सवाल पूछा जाए तो उसका जवाब आपके पास हो। तो बच्चों, अभी तक मैं आपको बता देता हूं कि कुल मिलाकर 35 सेट्स, पिछली बार जब आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था या ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, 35 सेट थे और सब में करीब मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड कम से कम 4 या 5 सवाल पूछे गए थे। तो बच्चों, एक अकेले मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड जो सवाल थे वो करीब 140 सवाल पूछे गए थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द ग्रेट मौर्यन एम्पायर के बारे में। आप सभी जानते हैं कि विश्व में पहली बार ऐसा कोई भारतीय शासक हुआ जिसने चक्रवर्ती सम्राट की भूमिका निभाई और भारत को एक अखंड भारत के रूप में व्यवस्थित किया। केवल ये एरिया जो साउथ का ये एरिया था, चोल चेर पांडे वाला एरिया, इस क्षेत्र को छोड़कर पूरे भारत को एक संपूर्ण अखंड भारत के रूप में संगठित किया। किसने किया? अशोक महान ने किया। इसीलिए हम अशोक को महान कहते हैं। और इस साम्राज्य की जो नींव रखी वो रखी चंद्रगुप्त मौर्य ने। इससे पहली क्लास जब हमने पीवाईक्यू की आपकी कराई थी, पार्ट 1 कराया था, उसमें हमने आपको बताया कि कैसे मैसिडोनिया से चले हुए अलेक्जेंडर ने किस प्रकार से विश्व विजय का ख्वाब देखा और उसके इस ख्वाब को किसने रोका? चंद्रगुप्त मौर्य ने रोका। और उसके सेनापति, उसका जो सबसे शक्तिशाली सेनापति था, उसको ब्यास नदी के किनारे चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया। और हराने के बाद उससे एक बहुत बड़ा एरिया उससे ले लिया। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे किस प्रकार से मतलब इसकी पृष्ठभूमि के ऊपर बात करेंगे सबसे पहले, फिर मौर्यन एम्पायर के बारे में बात करेंगे, उसको कौन कौन से साहित्यिक विवरण हैं जो मौर्यन एम्पायर के बारे में जानकारी देंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं द मौर्यन एम्पायर के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो सिकंदर के आक्रमण के पश्चात भारत में एक अति केंद्रित विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एवं अशोक जैसे महान शासक हुए। इन शासकों के प्रयास से राज्य का सर्वांगीण विकास संभव हुआ, जिसमें प्रथम बार अखिल भारतीय स्वरूप परिलक्षित होता है। देखिए बच्चों, इधर अराकोशिया, कंधार से लेकर और यहां तक मतलब कर्नाटक का और तमिलनाडु का, केरल का बहुत बड़ा एरिया इसमें शामिल था। इधर आप देख सकते हैं, इधर बांग्लादेश का भी एरिया और वर्तमान में जो म्यांमार का एरिया है वहां तक से लेकर पूरे उत्तर, यहां पर उत्तर पश्चिम में पूरा एक विशाल साम्राज्य बना हुआ था, जिसको चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के अंतर्गत इसको संगठित किया गया। तो बच्चों देख लीजिए आप, ये कपिल वस्तु है, यहां पर ये मथुरा है, ये उज्जैन है, यहां ये सुवर्णगिरी है, यहां ये सत्यपुत्र है, तोशाली, ताम्रलिप्ति और पाटलिपुत्र। तो अगर आपको बच्चों इसमें नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ हम आपका एक बहुत ही क्लियर, अच्छी तरीके से दिखने वाला पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे, तो आपको इसके लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो बातें अभी हम आपको बता रहे हैं, एक डिटेल्ड जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, उस जानकारी को आप अपने पास रखिए। और इससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट आप सभी को कभी भी ऐसा नहीं रहेगा कि आपको पता ना हो। सबसे पहले मौर्य काल को जानने के स्रोतों के बारे में बात करते हैं। मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास में साम्राज्यवाद के संदर्भ में पहला व्यापक प्रयोग था।
इसने क्या किया, बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन किया। पहले एक ताकत और हिंसा के बल पर किया और बाद में अहिंसा और धम्म की नीति के द्वारा किया। तो जो मगध राज्य की चरम अवस्था को दर्शाता है। मौर्य साम्राज्य का इतिहास जानने के लिए हमें निम्नलिखित तीनों से पर्याप्त मदद मिलती है। तो कौन कौन से वो विवरण हैं? एक तो साहित्यिक विवरण है, दूसरा विदेशी विवरण है। विदेशी विवरण में ज्यादातर जो विवरण है वो आपको यूनानी विवरण मिलेगा और ग्रीक विवरण मिलेगा, उससे जानकारी मिलेगी। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? नियार्कस, अरिस्टोबुलस और आपका मेगास्थनीज के विवरण से बहुत बड़ी जानकारी मिलती है आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में। और उसके बाद पुरातात्विक सामग्री, जिसमें आपके अभिलेख आ जाते हैं, प्रस्तर स्तंभ आ जाते हैं और लघु और छोटे आपके स्तंभ लेख आ जाते हैं। चलिए अब बात करेंगे, ये जो हमने यहां पर लगाया है, ये सारनाथ के स्तंभ पर जो चक्र है, इसको धम्म चक्र के रूप में स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? सम्राट अशोक ने स्थापित करवाया था। और हमारा जो नेशनल सिंबल है वो भी यहीं से लिया गया है। अब साहित्यिक स्रोत के बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, बौद्ध साहित्य में दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान, ये तीन ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनसे अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और पूरे मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और उसके बाद जैन साहित्य, जिसमें भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया कल्पसूत्र। आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के साथ ही श्रवण बेलगोला में संलेखना पद्धति से अपना जीवन समाप्त कर लिया था। तो यही भद्रबाहु हैं जिनके द्वारा कल्पसूत्र लिखा गया था। और इसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और यह है परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन भी जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसमें भी मौर्य साम्राज्य के बारे में अहम जानकारियां आपको मिलती हैं। और उसके बाद बात करेंगे विष्णु पुराण की। तो विष्णु पुराण तो पूरा मौर्य साम्राज्य की जानकारी देता है, इंपॉर्टेंट जानकारी देता है। उस समय सामाजिक व्यवस्था क्या थी, न्याय व्यवस्था क्या थी, प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, इसकी डिटेल्ड जानकारी आपको विष्णु पुराण में मिलती है। और बच्चों, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि पुराण केवल हिंदू धर्म में ही नहीं थे। पुराणों का जो जिक्र है, इसका जिक्र जैन धर्म में भी मिलता है। बस जैन धर्म में इनको क्या कहा जाता है? जैन धर्म में इनको चरित कहा जाता है। इनको चरित्र के रूप में कहा जाता है। तो बच्चों, पुराण की जानकारी जब भी आपसे पूछी जाए कि पुराण कौन से धर्म से संबंधित हैं, तो इसमें आपको जैन धर्म भी लगाना है और हिंदू धर्म भी लगाना है, या वैदिक धर्म जो उस समय मतलब प्रश्न में पूछा गया हो। तो बच्चों, क्योंकि इनकी जानकारी, पुराणों की जानकारी जैन धर्म में भी है, बस यहां पर नाम बदल जाता है, यहां पर इनका नाम चरित है। और उसके बाद विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, ठीक है, ये मुद्रा राक्षस इस बारे में है। मुद्रा से यहां एक मंत्री जो पद है उसको उल्लिखित किया जाता है, और राक्षस ये एक अमात्य का नाम था। तो इसलिए विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस से भी चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार से नंद वंश को हराया और कैसे अपनी सत्ता कायम की, इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, देखिए, मौर्य जो युगीन जो जानकारी है, चाहे वो प्रशासनिक विवरण हो, चाहे वो सामाजिक स्थिति हो, लेकिन मोर और लेस इसमें प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में वर्णन है कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से एक राजा को काम करना चाहिए। इसीलिए जो चाणक्य हैं, इनको मैकियावेली ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन यह बात मैं बहुत गलत मानता हूं कि मैकियावेली 14वीं सदी में पैदा हुआ, 15वीं सदी में पैदा हुआ, और ये चाणक्य कब पैदा हुए? करीब उससे 1700-1800 साल पैदा हुए। तो इस प्रकार से ये एक भारतीय का अपमान मुझे लगता है कि उन्हें भारत का मैकियावेली बोला जाता है, जबकि मैकियावेली को बोला जाना चाहिए कि वो इटली का चाणक्य था, क्योंकि चाणक्य मैकियावेली से करीब 1700 साल पहले वो विवरण लिख गए जो मैकियावेली ने बाद में लिखे। हां, लेकिन मैकियावेली के बारे में एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देता हूं कि मैकियावेली ने
एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द प्रिंस, और उसमें भी उसने अर्थशास्त्र जैसे ही विवरण छोड़े कि मतलब एक राजा को कैसा होना चाहिए, उसे कब आक्रमण करना चाहिए, किस प्रकार से उसे अपनी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो रखनी चाहिए। तो प्रिंस जो है, द प्रिंस मैकियावेली ने लिखी थी, और उसी प्रकार से चाणक्य ने उससे 1700 साल पहले अर्थशास्त्र की रचना की। तो अर्थशास्त्र में कितने अध्याय हैं, कितने श्लोक हैं, कौन सी भाषा में लिखा गया, इसके बारे में भी हम आपको इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे। लेकिन इस बात को बच्चों आप याद रखना कि ये बुक के फैक्ट के रूप में भले ही माना जाए कि चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, लेकिन ये एक तरह से चाणक्य का जो जिन्होंने मैकियावेली से 1700-1800 साल पहले इतने महत्वपूर्ण विवरण छोड़े, तो उनका ये अपमान है। मैं जहां भी ये कहीं लिखा होता है तो बड़ा सकुचाता हूं, क्योंकि मैकियावेली को इटली का चाणक्य बोला जाना चाहिए, बजाय कि चाणक्य को भारत का मैकियावेली बोला जाए। तो बच्चों इसको आप याद रखना, लेकिन आपको जब फैक्ट पूछा जाएगा तो आपको भारत के मैकियावेली में कौटिल्य या चाणक्य को ही लगाना है। मेगास्थनीज, नियार्कस, अनासिक्रेटस के विवरण, ये जो लोग थे, ये जो साहित्यिक इतिहासकार थे, ये नियार्कस, अनासिक्रेटस और एरिस्टोबुलस, ये तीन लोग तो सिकंदर के साथ में आए थे, और मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का, जो अलेक्जेंडर का सेनापति था, उस सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और 5-6 साल रुका, और उसने उस समय मौर्य साम्राज्य की इंपॉर्टेंट जानकारी इंडिका नाम के ग्रंथ में लिखी। अन्य यूनानी लेखकों के विवरण जिसमें प्लिनी आ जाते हैं, स्ट्रैबो आ जाते हैं और एपिनायस आ जाते हैं, उनकी जानकारी सोमदेव का कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी और चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक एवं रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख। तो बच्चों जब भी आपसे पूछा जाए कि जूनागढ़ अभिलेख में किस किस राजा के शिलालेख उत्कीर्ण हैं, तो इसके बारे में आपको लगाना है चंद्रगुप्त मौर्य भी लगाना है, अशोक भी लगाना है और रुद्रादमन भी लगाना है। गुजरात में गिरनार की पहाड़ियों पर यह जूनागढ़ अभिलेख लिखा गया है। चलिए बच्चों, आगे हमने ये पढ़ लिया कि जो साहित्यिक स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। अब आगे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की कब? 321 से लेकर, चंद्रगुप्त मौर्य कब कब रहे? 321 से लेकर 298 ईस्वी तक रहे। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य ही थे, जिन्होंने नंद वंश की सत्ता को समाप्त करके और सेल्यूकस निकेटर को हराकर एक शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ में इन्हें शूद्र बताते हैं। यानी यूनानी लेखकों के विवरण से पता चलता है कि मौर्य साधारण कुल से संबंधित थे। तो बच्चों अभी इससे हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम चाहे कितने ही मध्यम वर्गीय परिवार, कितने निम्न वर्गीय परिवार से आते हों, लेकिन अपनी योग्यता के बल पर हम आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी को, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप ले सकते हैं, जो कि बहुत ही साधारण घर में जन्मे और उसके बाद देश का सर्वोच्च, जिसे कहते हैं सर्वोच्च तो वैसे राष्ट्रपति होता है, लेकिन यदि शक्ति के रूप में देखा जाए तो सबसे सशक्त पद है होता है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हुए। तो इसी प्रकार से, और रश्मि रथी में तो रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। तो बच्चों आप सभी को भी अपना कर्तव्य दिखलाना है, अपनी योग्यता के बल पर एक नौकरी लेनी है, सम्मान लेना है, और विश्व में जो भी हमें प्राप्त हो सकता हो, जो कहते हैं मैथिली शरण जी गुप्त जी कि जब प्राप्त तुम्हें सब सत्व यहां, तो जा सकता वह तत्व कहां। तो आपको अपनी योग्यता के बल पर वो हासिल करना है जो आप हासिल करना चाहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य
तथा चाणक्य की गतिविधियों का पता चलता है। यूनानी विवरण में चंद्रगुप्त का नाम अलग अलग मिलता है, जैसे एरियन, स्ट्रैबो तथा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा? सेंड्रोकोट्स कहा। सेंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त को कहा सेंड्रोकोट्स। लेकिन एपिनायस तथा प्लूटार्क ने कहा एंड्रोकोट्स। किस किसने सेंड्रोकोट्स कहा? एरियन, स्ट्रैबो और जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स कहा। एपिनायस तथा प्लूटार्क ने इसको कहा एंड्रोकोट्स। और उसके बाद जबकि निरियाकस, जो कि निरियाकस किसके साथ आया था? अलेक्जेंडर के साथ में आया था। और निरियाकस ने अपने विवरणों में क्या लिखा? इसको सेंड्रोकोप्ट्स, उधर सेंड्रोकोट्स है, इधर सेंड्रोकोप्स है, बीच में पी ये देखिए लगा हुआ है, आधा प नाम का उल्लेख किया है। सर्वप्रथम 28 फरवरी 1793 में। तो 27 फरवरी 1793 में क्या हुआ कि जानकारी मिलती है सर विलियम जोन्स को कि इस प्रकार की एक राजा की जानकारी मिली है। तो अगले ही दिन 28 फरवरी को सर विलियम जोन्स ने क्या किया? उपर्युक्त यूनानी नामों की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से कर ली। उन्होंने विवरण पढ़े और इतिहास की जानकारियां, जो भी उनके पास संबद्ध जानकारियां उपलब्ध थी, उनको आपस में जोड़ा तो उनको पता चला कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोप्स है। ठीक है। उसके बाद चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम उत्तर पश्चिम सीमा को विजित किया, क्योंकि सिकंदर के बाद वहां पर अव्यवस्था फैली हुई थी। पश्चिमोत्तर क्षेत्र की विजय के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने किसका साथ लिया? पर्वतक यानी पोरस ने। तो ये गाना जो आपने बचपन में सुना था कि सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, तो यही पोरस हैं जिन्होंने सिकंदर से भी लड़ाई की थी और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोग भी किया था। नामक राजा के सहयोग से मगध की विजय की तथा नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को कहा जाता है कि धनानंद बहुत ही क्रूर शासक था और धनानंद ने ही चाणक्य को अपने दरबार से निकाल दिया था, बेइज्जत करके निकाल दिया था। तो ही उसके बाद ही चाणक्य ने कहा था कि मैं अपनी शिखा पर तभी दोबारा गांठ लगाऊंगा जब मैं इस नंद वंश का अंत कर दूंगा। तो वहीं से चाणक्य ने अपनी विजय यात्रा शुरू की और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक महान राजा की मतलब सृष्टि की इस प्रकार से। तो 304-305 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेटर हारा, चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस के बीच संधि का उल्लेख प्लूटार्क ने किया। प्लूटार्क के बारे में अभी मैंने बताया था ना, प्लूटार्क, एपिनायस और वैवाहिक, इनके बीच में वैवाहिक संबंध का उल्लेख कौन करता है? एपिनायस करता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस निकेटर के बीच में संधि का उल्लेख प्लूटार्क करता है और इनके बीच में विवाह संबंध की जानकारी कौन देता है? एपिनायस देता है। एपिनायस और प्लूटार्क दोनों ही यूनानी ग्रंथकार थे, इतिहासकार थे। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी बेटी हेलेना का विवाह कर निम्न प्रदेश दिए। कौन कौन से प्रदेश दिए? सबसे पहले जो हमने आपको मैप दिखाया था उसमें कौन कौन से? एरिया यानी हेरात, जड्रोशिया यानी मकरान तट और अराकोशिया यानी कंधार और पेरिपेमिसाई यानी काबुल। तो एक तरह से पूरा अफगानिस्तान, जो मौजूदा अफगानिस्तान है ना, ये पूरा का पूरा चंद्रगुप्त मौर्य ने किस में ले लिया था? दहेज में ले लिया था। किससे ले लिया था? सेल्यूकस निकेटर से ले लिया था और उनकी बेटी हेलेना से शादी भी की। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दिए थे। तो बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में करीब 36,000 हाथी थे। मतलब एक तो 6 लाख की सेना थी, उसने 6 लाख की सेना के, अशोक के बारे में बताया जाता है कि उसने 6 लाख की सेना के साथ पूरे संपूर्ण भारतवर्ष को रौंद दिया। तो आपको ये जो मतलब बताया जाता है कि हाथियों की जो सेना थी, हस्ती सेना जो थी, वो अलग से सेना थी और वो क्या करती थी? सामने वाले के पूरे दुर्ग को तहस नहस करने का काम करती थी। तो एक सबसे बड़ी सेना मौर्य साम्राज्य के पास थी हाथियों की, और उसके बाद करीब 1200 साल बाद
पाल वंश के शासकों के पास भी सबसे बड़ी हस्ती सेना थी उस समय की। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। सेल्यूकस का राजदूत कौन? मैगस्थनीज चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में आया भी था, 5-6 साल रहा भी था। उसने इंडिका नाम की किताब लिखी। उसके बाद रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ कहां है? गिरनार की पहाड़ियों में है, में चंद्रगुप्त का नाम अंकित है। इससे पता चलता है कि उसने सौराष्ट्र तथा अन्य पश्चिमी क्षेत्रों को विजित किया। और यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त था। पुष्यगुप्त था जिसने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। तो बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य ने रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख के पास में एक सुदर्शन झील है और उसका निर्माण कराया। और किसके लिए कराया? इरिगेशन के लिए कराया, सिंचाई व्यवस्था के लिए कराया। तो उस समय सिंचाई व्यवस्था भी एक बहुत ही अच्छे उन्नत स्तर पर थी। उसके बाद सोहगौरा ताम्रपात्र। सोहगौरा ताम्रपात्र कहां पर मिला? यह मिला गोरखपुर में। मौजूदा समय में जो गोरखपुर है, इसी को पहले सोहगोरा बोला जाता था। वहीं पर एक ताम्रपात्र मिला है और उसी में मौर्य वंश की जानकारी है। और उसके बाद बंगाल, पहले जो बंगाल था वहां पर महास्थान अभिलेख था। जो आज की समय में ये जो महास्थान अभिलेख है, ये कहां पहुंच गया है? ये बांग्लादेश में पहुंच गया है। ठीक है, तो उस समय महास्थान अभिलेख जो था वो बंगाल में था और आज के समय में ये बांग्लादेश में है। तो बच्चों, जब भी आपसे पूछा जाए कि सोहगोरा ताम्रपात्र मौजूदा किस जगह से संबंधित है, तो गोरखपुर, और महास्थान अभिलेख पूछा जाए तो आपको ये बांग्लादेश से बताना है। उसके बाद इन क्षेत्रों पर भी चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार की पुष्टि होती है। तमिल साहित्य एहनानुरु और पुरनानुरु, ये संगम साहित्य काल के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। कौन कौन से? एहनानुरु और पुरनानुरु। दक्षिण में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के विस्तार का पता चलता है। प्लूटार्क ने, यहां पर देखिए, पहले आपको मैंने बताया था ना, प्लूटार्क ने उनके बीच में संधि की बात की थी और एपिनायस ने उनके बीच में विवाह संबंध की बात की थी। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त की सेना की संख्या 6 लाख बताई। मैंने आपको बताया ना कि चंद्रगुप्त ने पूरे भारतवंश को, पूरे भारतवर्ष में जितने भी शक्तिशाली राजा थे उन सभी को रौंद डाला 6 लाख की सेना के साथ में। और जिसमें से 36,000 से 40,000 करीब हाथी हुआ करते थे जो कि अग्रिम पंक्ति में चलते थे। चंद्रगुप्त अंतिम समय में जैन धर्म का अनुयायी हो गया। तो बच्चों, जब भी आपसे पूछा जाए, एक मिलान करो आ जाएगा ना, तो उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा व्यक्ति, कौन सा राजा मौर्य वंश का कौन से धर्म को मानता है, तो चंद्रगुप्त जो था इसने जैन धर्म अपना लिया था। और बिंदुसार जो था वो मक्खली पुत्र गोशाल वाले आजीवक संप्रदाय को मानता था। और अशोक का तो आप सभी को पता है कि उसने बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म को विश्व के कई देशों में फैलाया। तो अलग अलग धर्मों के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त अंतिम समय में जैन धर्म का अनुयायी हो गया। तथा भद्रबाहु, मैंने आपको बताया था ना कि कल्पसूत्र जिन रचित करने वाले भद्रबाहु के साथ में इन्होंने क्या किया? श्रवण बेलगोला में संलेखना पद्धति से जीवन का अंत कर दिया। तो ये बच्चों, संलेखना पद्धति का जो जिक्र है कई बार आता है। इसको निषिद्धि, संथारा और संलेखना पद्धति बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति अपने सांसारिक कामों से पूरी तरह से निवृत्त हो गया हो, तो वो अपने जीवन का अंत एक साधना पद्धति के द्वारा करता है, जिसमें वो भोजन करना, अन्न और जल का त्याग कर देता है और एक तरह से समाधि की अवस्था में अपने जीवन का त्याग करता है। इसको बोलते हैं संलेखना पद्धति, संथारा पद्धति या निषिद्धि पद्धति। चलिए बच्चों, अगले में मेगास्थनीज के बारे में बात करते हैं कि मेगास्थनीज क्या था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था। यह यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईस्वी पूर्व से 299 ईस्वी पूर्व रहा। तो 5 वर्ष का जो समय था इसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गुजारा। उसकी पुस्तक इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी मिलती है। हालांकि इस ग्रंथ की मूल प्रति का अभाव है। ठीक है बच्चों,
अभी तक जो भी इंडिका के बारे में जानकारी मिलती है ना, वो अन्य ग्रीक और यूनानी जो भी साहित्यकार थे, इतिहासकार थे, उन्होंने जहां जहां इंडिका के बारे में कोट किया, इंडिका के विवरणों के बारे में बताया, तो वहां से इंडिका की जानकारी मिलती है। इंडिका की जो मूल प्रति है वो कहीं खो गई है और उसके बारे में जानकारी उपलब्ध, एक्चुअल जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके उद्धरण अनेक यूनानी लेखकों, एरियन, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, प्लिनी, एपिनायस, जस्टिन, डायडोरस के विवरण से प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन से साहित्यकार हैं, ग्रंथकार हैं, इतिहासकार हैं जिनके बारे में, जो यूनानी लेखक हैं और इसके बारे में जानकारी देते हैं? एरियन, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, प्लिनी, जस्टिन, डायडोरस। ठीक है, अगली स्लाइड के बारे में बात करते हैं। मेगास्थनीज की इंडिका में निम्नलिखित बातों का वर्णन प्राप्त होता है। तो कौन कौन सी बातें पता चलती हैं इंडिका से? शासन का वर्णन करते हुए चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स कहा। ठीक है, बताया कि शासक चारों ओर से महिला अंगरक्षकों से घिरा होता था। पाटलिपुत्र का वर्णन करते हुए भव्यता का और शानो शौकत में सूसा और एकबतना भी इसकी तुलना नहीं कर सकते। देखिए, वेस्ट के दो बड़े बड़े जो राज्य हुआ करते थे, साम्राज्य थे, उनकी राजधानी थी सूसा और एकबतना। ये भी पाटलिपुत्र की जो वैभव था उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। भौगोलिक स्थिति के बारे में बताता कि भूमि की उर्वरता जो थी, भूमि की उर्वरता का वर्णन किया। कानून लिखित रूप में नहीं थे और इनको कैसे माना जाता था? इनको मौखिक रूप से माना जाता था। भारतीयों के भोजन में चावल का विशेष महत्व था। मदिरा का प्रयोग केवल यज्ञों में मान्य था। तो जब मतलब कोई बड़ा कोई फंक्शन होता था, कोई अनुष्ठान होता था, तभी मदिरा का प्रयोग किया जा सकता था। शवों के ऊपर छोटी छोटी समाधियां बनाई जाती हैं, जैसा कि भारत में आज भी प्रचलित है कि जो जिनका कहीं दाह संस्कार होता है, कोई किसी शव के ऊपर, वहां पर छोटी छोटी समाधियां बनाई जाती है। तो स्तूप का कॉन्सेप्ट भी इससे मिलता जुलता ही है, जहां पर किसी विशेष उपासक या गुरु के जो शरीर के अवशेष होते हैं उसके ऊपर एक अर्ध गोलाकार संरचना बनाई जाती है, जिसको थूप या स्तूप कहते हैं। तो वो भी इस बात से जानकारी मिलती है। बिना मक्खियों के ही शहद तैयार किया जाता था। ऐसी चींटियों का जिक्र है जिनकी खाल चीते जैसी थी तथा उन्हें सोने को खोदने में लगाया जाता था। और भारत में लेखन कला का अभाव था। तो भारत में कर्नाटक में सुवर्णगिरी या सोने की खान के नाम से एक खान थी, जहां से सोना निकाला जाता था। और इसके बारे में यहाँ पे विवरण दिया है कि कुछ चींटियां ऐसी थी जिनकी चीते जैसी खाल थी और उन्हीं को जो सोना जो था वो खदानों में से खोदने के लिए लगाया जाता था। और प्रॉपर लेखन कला का यहाँ पर अभाव हुआ करता था। हालांकि शिलाओं पर, शिलालेखों पर जानकारी मिलती है, ब्राह्मी लिपि में, पाली भाषा में जानकारी मिलती है, लेकिन एक जो नॉर्मल जो जन सामान्य में एक लेखन कला होती है ना, उसका यहाँ पर अभाव मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में जो दूसरा महत्वपूर्ण शासक था वो था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था और 298 ईस्वी से लेके 273 ईसा पूर्व इन्होंने शासन किया। यूनानी लेखों से इसे अमित्रचेट्स या अमित्रघात कहा गया है, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसका एक अन्य नाम सिंहसेन या भद्रसार भी था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार बिंदुसारी की माता का नाम था, क्या था? दुर्धरा, तथा मंत्री चाणक्य था। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में वहां के अमात्यों ने विरुद्ध दो विद्रोह हुए, जिसे दबाने के लिए पहली बार इसने अशोक को भेजा और दूसरी बार किसको भेजा? सुशीम को भेजा। सुशीम कौन था? सुशीम बिंदुसार का बड़ा बेटा था और अशोक उसके बाद उससे छोटा बेटा था। सीरिया के शासक एंटियोक्स प्रथम ने अपने दूत किसको? डायमैक्स को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक से शराब, मीठा अंजीर तथा दार्शनिक की मांग की थी। सीरिया के शासक ने शराब और अंजीर तो भेज दी थी, परंतु दार्शनिक नहीं भेजा था। इसका वर्णन एथिनियस ने किया। देखिए बच्चों, जो जानता था ऐसा विवरण कोई बाहर का ही ग्रंथकार दे सकता है, क्योंकि भारत में आप जानते हैं भारत की भूमि पर
कभी भी मनीषियों की कमी नहीं रही थी और ना ही दार्शनिकों की कमी रही। हमारे पास एक से एक महत्वपूर्ण दार्शनिक हुए हैं। तो यहां तक कि एरिस्टोटल ने, जो कि सिकंदर का गुरु था, उसने भारत के लिए कूच करते समय सिकंदर से यह कहा था कि मेरे लिए लाने वाली कोई वस्तु तुम्हारे पास नहीं है। तुम तो रक्त की और तलवार की नीति जानते हो, लोगों हिंसा करना जानते हो, लोगों को मारना जानते हो, लेकिन यदि भारत से तुम मेरे लिए कुछ लेकर आ सकते हो तो एक दार्शनिक को लेकर आना, ताकि तुम जो लोग हो, तुम लोग तो हमेशा हिंसा में विश्वास करते हो, यदि एक दार्शनिक होगा तो मैं उससे अपने मन की बात कह सकता हूं, सुन सकता हूं। लेकिन उसने बाद में यह भी बोला था कि मुझे पता है कि जो सच्चा दार्शनिक होगा और जो सच्चा एक ऋषि होगा वो तुम्हारे साथ कभी भी नहीं आ पाएगा, आएगा, और तुम बलपूर्वक तो लेकर आ सकते हो, उसकी इच्छा पूर्वक उसे नहीं लेके आ सकते हो। तो ऐसा हुआ भी, इसका विवरण मैंने आपको एक कहानी में सुनाया ही था। तो बच्चों, खुद सिकंदर भी वापस एरिस्टोटल के पास नहीं पहुंच पाया था। मिस्र के शासक टॉलमी सेकंड ने डायनोशियस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसकी राज्यसभा में आजीवक रहता था जिसका नाम था परिव्राजक, निवास करता था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी और जिसका प्रधान कौन था? जिसका प्रधान था खल्लटक। आपने महामात्य खल्लटक के बारे में सुना होगा पहले। ये बिंदुसार का मुख्य मंत्री था और उस समय मंत्री को क्या बोला जाता था? मंत्री को बोला जाता था महामात्य या अमात्य। उसके बाद में एक सबसे इंपॉर्टेंट राजा जो सम्राट हुए, चक्रवर्ती सम्राट हुए, अशोक महान, जिनके बारे में जिन्होंने अपना शासन किया 273 से लेकर 232 ईस्वी पूर्व तक। यहां देखिए ईस्वी लिखा है, यहां पर ईस्वी पूर्व लगाना है, तो ईस्वी पूर्व तक शासन किया। तो बच्चों कुल मिलाकर 2 बार अशोक का राज्याभिषेक हुआ। एक तो हुआ 273 ईसा पूर्व, ठीक है, और दूसरा हुआ 269 ईसा पूर्व। तो ये 2 बार राज्याभिषेक हुआ। एक बार 273 ईसा पूर्व जब हुआ तो जो बिंदुसार थे वो अपने बड़े बेटे सुशीम को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन अपने मंत्री राधागुप्त के साथ में मिलकर इन्होंने क्या किया? अशोक ने सत्ता हथिया ली और अपने बचे हुए जो 99 भाई थे उन सभी का कत्ल कर दिया, सुशीम को हरा दिया और स्वयं सम्राट बने, इसकी जानकारी मिलती है। तो एक बार तो 273 में इनका राज्याभिषेक इन्होंने करा लिया और उसके बाद जो एक्चुअल राज्याभिषेक हुआ वो कब हुआ? 269 ईसा पूर्व हुआ। और यहीं से कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। जैसे कलिंग के युद्ध की वर्णन जब मिलता है तो बोला जाता है कि अपने शासन के 8वें वर्ष में, 8 वर्ष पूरे होने के बाद 9वें वर्ष में इन्होंने किसके साथ युद्ध किया? कलिंग के साथ युद्ध किया। तो कलिंग के साथ युद्ध कब किया? कलिंग के साथ युद्ध किया 261 ईसा पूर्व। तो अगर इसमें से 8 माइनस करते हैं तो 269 से 8 माइनस करते हैं तो 261 आता है, जो कि कलिंग युद्ध की एक्चुअल डेट है। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो एक्चुअल राज्याभिषेक हुआ वो कब हुआ? 269, 269 ईसा पूर्व हुआ। अशोक को उसके अभिलेखों में सामान्यतः देव नाम प्रिय, देवताओं का प्रिय कहकर संबोधित किया जाता है। भब्रू अभिलेख में उसे प्रियदर्शी कहा गया, जबकि मास्की में बुद्ध शाक्य कहा गया। मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उद्गोलम। देखिए बच्चों, ये जो 4 अभिलेख हैं आपको जरूर याद करने हैं। क्या क्या है? मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उद्गोलम। इसमें क्या कहा गया? इसमें पहली बार अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उद्गोलम अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। पुराणों में उसको अशोक वर्धन कहा गया। और कौन से पुराण में कहा गया? आप सभी को मैंने बताया, विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण में मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है और विष्णु पुराण में ही अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख में भी उसे अशोक का नाम मिलता है। दीपवंश में अशोक को उज्जैनी, करमोली तथा भब्रू लेख में स्वयं को मगधाधिराज कहता है। दीपवंश में भी कहता है अशोक,
उज्जैनी में भी कहता है और करमोली और बब्रू के लेख में भी स्वयं को क्या कहता है, मगध का अधिपति बताता है, मगधाधिराज बताता है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है बच्चों, इसको ध्यान रखना कि सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में ही जो लिपि थी, किसकी, अशोक की लिपि थी, इसको पहली बार पढ़ा गया। किसने पढ़ा गया, जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा 1837 ईस्वी में। जेम्स प्रिंसिप ने अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की और वर्ष 1915 में मास्की, और मास्की कहां पे है, मास्की कर्नाटक में है, मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक का नाम भी पढ़ लिया गया। तो यहां पर मैंने आपको बताया था ना कि मास्की का जिक्र हुआ यहां पर, तो मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उद्गोलम, ये चार में इसका सबसे पहले नाम क्या मिला, अशोक नाम सबसे पहले इसी में मिला। और अगर सबसे पहले की बात की जाएगी इन चार में भी, तो आपको मास्की का नाम लगाना है, ठीक है। और मास्की कहां है, मास्की कर्नाटक में है। सिंघली यानी श्रीलंकाई अनुश्रुतियों, दीपवंश, महावंश में भी देवनामप्रिय उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है, ठीक है। अशोक के अभिलेखों में भी इसे देवनामप्रिय या देवताओं का प्रिय कहा गया, और सिंघली अनुश्रुतियों में भी जैसे दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान, दिव्यावदान में तो नहीं, दीपवंश और महावंश में अशोक को देवनामप्रिय कहा गया, जो कि पाली भाषा में लिखा गया है। वैसे इसका सही जो उच्चारण होगा हिंदी भाषा में या संस्कृत भाषा में, उसको बोलेंगे देवनामप्रिय। और अगली स्लाइड की बात करते हैं। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की माता क्या मिला, का नाम क्या मिला, धर्मा। तो यहां धम्मा लिखा है, ये एक्चुअल में जब भी कहीं कहीं धर्मा दिया गया है, धर्मा पासादिका तथा सुब्रधांगी मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की पत्नी, अशोक की पत्नियों की बात की जा रही है, अभी तक माता की बात की गई, जिनका क्या क्या नाम मिला, सुब्रधांगी, धम्मा और पासादिका, ये तीन नाम मिलते हैं। सुब्रधांगी तो एक नाम ऐसा था जो कि चाणक्य के कहने पर धर्मा ने अपना नाम रखा था, ताकि उनके और उनके पुत्र की रक्षा की जा सके और उनका जो एक्चुअल आइडेंटिटी है उसको छुपाया जा सके। असंधिमित्रा, महादेवी, पद्मावती, तिष्य रक्षिता, ये सभी अशोक की पत्नियों के नाम है। असंधिमित्रा, महादेवी, पद्मावती, तिष्य रक्षा। और प्रयाग स्तंभ में सबसे पहले, प्रयाग स्तंभ लेख को महिला अभिलेख, महिला का या रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले किसकी जिक्र हुआ, इसका कारुवकी का जिक्र हुआ, कारुवकी या कौरवकी। और कौरवकी सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि कौरवकी कलिंग से संबंधित थी। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की दो पुत्रियां संघमित्रा और चारुमती एवं दो पुत्रों कुणाल तथा महेंद्र के नाम का उल्लेख मिलता है। पुत्र जालोक का उल्लेख मिलता है राजतरंगिणी में, तथा तीवर का उल्लेख मिलता है प्रयाग स्तंभ में। और तीवर किसका बेटा था, तीवर कारुवकी और अशोक का बेटा था। और रानी के अभिलेख में जो कारुवकी का ही अभिलेख है, उसमें सबसे पहले जानकारी मिलती है तीवर के बारे में। राज्याभिषेक एवं विजय अभियान, अशोक 273 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा, किंतु उसका राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद ही हो पाया। देखिए मैंने आपको बताया ना कि एक्चुअल जो राज्याभिषेक है वो 269 ईसा पूर्व ही हो पाया। हालांकि अपने भाइयों को हराने के बाद 273 ईसा पूर्व ही वह गद्दी पर बैठ गया था, लेकिन क्योंकि उसे मान्यता नहीं मिली थी, बिंदुसार के द्वारा मान्यता नहीं मिली थी, क्योंकि वो सुशीम को राजा बनाना चाहते थे, लेकिन राधा गुप्त की मदद के साथ अशोक गद्दी पर बैठे। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार ने मरते समय अपने पुत्र सुशीम को राजा बनाना चाहा, लेकिन मंत्री राधागुप्त, देखिए मंत्री राधागुप्त की सहायता से अशोक शासक बन गया। दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। और दिव्यावदान, चीनी ग्रंथ फायुरन, चुलिन तथा तिब्बती लेखक तारानाथ भी उत्तराधिकार युद्धों का वर्णन करते हैं कि मतलब इनके बीच में, सुशीम के बीच में, अन्य भाइयों के बीच में और अशोक के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। इसके बारे में वर्णन कौन करते हैं, एक तो दिव्यावदान करता है, चीनी ग्रंथ फायुरन चुलिन करता है, और तिब्बती लेखक तारानाथ के विवरण भी करते हैं। उसके बाद बात करेंगे अशोक ने अपने राज्याभिषेक में 8 वर्ष बाद, अर्थात 9वें वर्ष में, मैंने आपको बताया ना
269 से अगर 8 वर्ष माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 261 हो जाएगा। 261 में इसने कलिंग की विजय की तथा इसका उल्लेख उसके 13वें शिलालेख में है। तो जब भी जानकारी पूछी जाए कि कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में है, तो 13वें शिलालेख का नाम लेना है। 13वें शिलालेख में ही इसका वर्णन है। और हाथी गुंफा अभिलेख कहां पर है, ये खंडगिरी उदयगिरी गुफाओं में है। कहां पर है, उड़ीसा में है। हाथी गुंफा अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग विजय के समय संभवतः वहां का राजा कौन था, नंदराज था। ठीक है, तो बच्चों इस बात को हमेशा याद रखना है। यह आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, पेपरों में पूछा जा सकता है कि कलिंग विजय के समय में कलिंग का राजा कौन था। तो कलिंग का राजा कलिंग विजय के समय में कौन था, नंदराज था। तो आपको नंदराज लगाना है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उसे युद्ध से घृणा हो गई, अतः कलिंग युद्ध के बाद उसने युद्ध विजय की जगह धम्म विजय की को अपना लिया। तो मैंने आपको बताया था चौथे अभिलेख में ये जानकारी है कि भेरी घोष क्या बन गया, भेरी घोष की जगह धम्म घोष अपना लिया और हिंसा की जगह क्या अपना ली, धर्म और अहिंसा का मार्ग अपना लिया। भेरी घोष की जगह धम्म घोष अपना लिया। उसके बाद बात करते हैं कि अशोक ने खस एवं नेपाल की भी विजय की। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर तथा नेपाल में देवपतन नामक नगर बसाया और उसके राज्य में कश्मीर, नेपाल, अफगानिस्तान, बंगाल तथा दक्षिण में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश भी शामिल थे। तो बच्चों आधुनिक नेपाल, आधुनिक अफगानिस्तान, आधुनिक पाकिस्तान और आधुनिक बर्मा, ये चार जो देश हैं ये सभी उस समय अखंड भारत के अंतर्गत हुआ करते थे और चक्रवर्ती सम्राट के अंतर्गत थे। और बांग्लादेश भी, देखिए बांग्लादेश भी हो गया, अफगानिस्तान भी हो गया, पाकिस्तान भी हो गया, नेपाल भी हो गया, बर्मा भी। तो भारत के अंदर ही 5 अन्य देश जो मौजूदा जो 5 अन्य देश हैं ये शामिल हुआ करते थे। आगे बात करते हैं। और एक बात और, 5 नहीं 6 देश मान लीजिए, क्योंकि श्रीलंका भी उस समय मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि उसके 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिसमें एंटियोक्स सेकंड थियोसीरिया का शासक था, तुर्मय या तुर्माय टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस मिस्र का शासक था, एंटाकिनी या एनिकिनी एंटीगोनस गोनातास मैसिडोनिया या मकदूनिया का राजा था, मग मकमास या मेगारस साइरीन का शासक था, अलिक सुंदर या एल्यूरोसेंट्रो अलेक्जेंडर एपाइरस या एपीरस का राजा था। ठीक है, ये अलेक्जेंडर एपाइरस जो है ना, ये एपीरस का ही नाम है, क्योंकि अलेक्जेंडर द्वारा विजित प्रदेश था कभी, इसलिए उसके नाम के आगे अलेक्जेंडर लग गया, अलेक्जेंडर एपाइरस हो गया, जबकि वो जगह का नाम एपीरिस था। उसके बाद अशोक के 12वें और 13वें शिलालेख में संगम राज्यों का चोल, पांड्य, सतीपुत्र और केरल पुत्र सहित ताम्रपर्णी श्रीलंका की सूचना मिलती है। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरल पुत्र और ताम्रपर्णी को छोड़कर सर्वत्र था, लेकिन इन पर प्रभाव था। मैंने आपको बताया ना, श्रीलंका पर भी काफी हद तक प्रभाव था और ये धम्म घोष की वजह से ये प्रभाव बना। हालांकि इन पर इसका अधिकार नहीं था। इसको छोड़कर, मैंने आपको बताया ना, इसको छोड़कर तो 5 अन्य देशों पर कंट्रोल था इसका। हालांकि श्रीलंका पर भी इसका बहुत प्रभुत्व था। वहां का राजा जो तिस्स था वो अशोक के आधिपत्य को मानता था, लेकिन इसको माना जा सकता है कि वो पूर्णतः इसके कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि इन राज्यों का प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया। अशोक का समकालीन सिंघल राजा कौन था? देखिए मैं तिस्स के बाद में बात कर रहा था, और तिस्स समय, अशोक के समय उस समय तिस्स था, और तिस्स जो है वो मौर्य साम्राज्य के आधिपत्य को स्वीकार करता था। धार्मिक दृष्टिकोण, अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। राजतरंगिणी के अनुसार वह शैव धर्म का उपासक था।
उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी कहा गया। एक तो इसका नाम प्रियदर्शी मिलता है, देवनाम प्रिय मिलता है, और देवों का देवनामम प्रियदर्शी कहा जाता है। इसका मतलब कि देवताओं का प्रिय होने की वजह से, तो देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर, इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था का पता लगता है। सिहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने बड़े भाई सुमन के पुत्र निगरोध से व्यक्तिगत से किसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर क्या हुआ, बौद्ध धर्म अपना लिया। वह मुगाली पुत्र तिस्स के प्रभाव में पूर्ण रूपेण बौद्ध हो गया। तो आप सभी को पता है कि अशोक के काल में पाटलिपुत्र में जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष थे मुगालिपित तिस्स, और इन्हीं के प्रभाव में अशोक बौद्ध बन गया, और इन्हीं को इन्होंने तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष भी बनवाया। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया तथा एक उपासक के रूप में अशोक के ने शासन के 10वें वर्ष में बौद्ध गया, 12वें वर्ष में निगाली सागर तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अशोक ने कौन कौन से बौद्ध जो स्थल हैं उनकी यात्रा की। तो किस किस की, बौद्ध गया की, निगाली सागर की और लुम्बिनी की। उसके बाद में निगाली सागर में कनक मुनि के स्तूप का सर्व संवर्धन किया, लुम्बिनी में धार्मिक कर बलि को माफ कर दिया तथा भूमि कर घटाकर 1/8 कर दिया। और इसकी जानकारी कौन देता है, इसकी जानकारी देता है रुम्मिन देई इंस्क्रिप्शन, रुम्मिन देई अभिलेख इसके बारे में जानकारी देता है कि लुम्बिनी में धार्मिक कर को बलि को माफ कर दिया गया। इसकी जानकारी रुम्मिन देई अभिलेख देता है, और इसी एकमात्र अभिलेख का जो वर्णन है वो एक आर्थिक शिलालेख के नाम पर ही किया जाता है। लघु शिलालेखों में अशोक स्पष्टतः बुद्ध, धम्म तथा संघ का अभिवादन करता है। सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी में लघु स्तंभों में भी अशोक के बौद्ध होने का प्रमाण मिलता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। देखिए बच्चों, ये भी बात मान लीजिए कि यदि आप ताकतवर नहीं हैं तो आप कितनी ही अहिंसा की बात कर लेंगे, सब आपको कमजोर समझेंगे और मजाक उड़ाएंगे। क्योंकि जब एक कमजोर आदमी अहिंसा की बात करता है तो लोग सोचते हैं कि ये तो मूर्ख है, डरपोक है, इसलिए अहिंसा की बात करता है। लेकिन जब आप शक्तिशाली होंगे और उसके बाद भी अहिंसा की बात करेंगे, तब लोग आपको महान बताएंगे। तो अशोक को इसलिए महान कहा जाता है कि वो चाहता तो पूरे उस समय जितना भी अखंड भारत था सभी पे पूरी तरह से उसका आधिपत्य था ही, लेकिन वो चाहता तो हिंसा का प्रयोग करके सबको हरा देता या आधिपत्य की बजाय बहुत खून खराबा मचाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसके पास इतनी शक्ति होने के बाद भी उसने बुद्ध का, संघ का, धम्म का, अहिंसा का मार्ग अपनाया, इसीलिए अशोक को महान कहा जाता है। सर्वप्रथम उसने बौद्ध गया की यात्रा की। उसकी क्रम का यात्रा इस प्रकार है कि सबसे पहले बौद्ध गया, फिर कुशीनगर गया, फिर लुम्बिनी गया, फिर कपिलवस्तु गया, सारनाथ गया और उसके बाद श्रावस्ती गया। तो बच्चों 6 जगह की उसने यात्राएं की, और उसका क्रम भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि सबसे पहले बौद्ध गया, कुशीनगर गया, कुशीनगर या कुशीनारा में बौद्ध जो बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था, कपिलवस्तु के राजा थे उनके पिताजी, और सारनाथ में पहली बार उपदेश दिया, और श्रावस्ती में उन्होंने कई वर्षा ऋतु जो हैं, सबसे ज्यादा जो वर्षा ऋतु हैं वो श्रावस्ती में ही उन्होंने गुजारी। तो ये बौद्ध धर्म के स्थल हैं जहां की उसने यात्रा की। अशोक का धम्म, तो अशोक की धम्म की जो परिभाषा है वो कहां से मिलती है? अशोक के धम्म की परिभाषा मिलती है राहुलोवाद सूत्र से अशोक के धम्म की परिभाषा निकलती है। धम्म शब्द संस्कृत भाषा के शब्द धर्म का प्राकृत रूपांतर है। अब
धर्म का रूपांतर धर्म है या धम्म का रूपांतर धर्म है, इसके ऊपर बहुत ही बहुत ही डिबेट होती रही है, लेकिन हमें वही मानना है जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि धम्म शब्द जो है वो धर्म का ही प्राकृत रूपांतर है। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। स्वनियंत्रण, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत था। अशोक का धम्म समकालीन समस्याओं के समाधान का प्रयास था। साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, जिससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था, परिवार में और पड़ोसियों के बीच में झगड़े होते रहते थे। इन समस्याओं के समाधान के लिए उसने क्या किया, धम्म महामात्र की उसने नियुक्ति की, और धम्म महामात्र को यह काम दिया कि तुम समाज में धर्म के हिसाब से अनुसरण कराओ, अहिंसा का पाठ पढ़ाओ। इसकी जानकारी उसके लिए उसने धम्म महामात्र की अधिकारी की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं पर, स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाया जाए जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक के अलावा शालीशुक भी धर्म का अनुसरण किया, और ये प्रपौत्र था किसका, अशोक का प्रपौत्र था शालीशुक। इसलिए शालीशुक मौर्य भी इसी जो हायरार्की है, जो वंश बेल है, उसी का एक भाग था, और इसने भी धम्म को अपनाया। धम्म की व्याख्या किस प्रकार से कि अपने दूसरे तथा 7वें अभिलेख में, तो बच्चों 2nd और 7th ये इंस्क्रिप्शंस में अशोक ने धम्म की व्याख्या इस प्रकार की। धम्म है साधुता, बहुत कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता आपका जो व्यवहार है मीठा हो, सरल हो और विनम्र हो, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान, सुचिता, अंदर और बाहर की पवित्रता, जीवन हिंसा ना करना, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र का, परिचितों का, संबंधियों का, ब्राह्मणों का, श्रमणों के प्रति दानशीलता, उचित व्यवहार भी धम्म के अंतर्गत आते थे। दासों तथा नौकरों के प्रति उचित व्यवहार भी धम्म के अंतर्गत आते थे। चंडता बहुत ज्यादा क्रोध, निष्ठुरता क्रूरता, क्रोध, मान और ईर्ष्या ये धम्म की प्रगति में बाधक है। तो जैसे हिंदू धर्म में बताया जाता है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह जो है वो षड विकार जो हैं वो आपकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक हैं, तो उसी प्रकार से इधर भी बताया गया कि ये जो है ये आपकी धम्म की प्रगति में बाधक हैं। भब्रू लघु शिलालेख में अशोक के धम्म का उल्लेख मिलता है, जिसमें वह त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ में विश्वास रखता है। अपने 12वें शिलालेख में उसने धम्म की सार वृद्धि पर जोर दिया। सांची और सारनाथ लघु स्तंभ लेख में संघ में फूट डालने के विरुद्ध जारी आदेश कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को दिया गया था। उसके बाद बिहार यात्रा को अशोक ने अपने 8वें शिलालेख में धर्म यात्रा के रूप में परिवर्तित कर दिया। उसने कहा था कि विहार यात्राओं घूमने जाने की जो यात्राएं हैं और आखेट यात्राओं शिकार करने के लिए जो यात्राएं हैं उनको धर्म यात्राओं में परिवर्तित कर दिया गया। अपने 3रे शिलालेख में धम्म के प्रचार के लिए नियुक्त रज्जुकों, प्रादेशिकों तथा युक्तों को ये आज्ञा दी गई। तो बच्चों मैं आगे आगे बताऊंगा कि जिस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था थी, किस प्रकार से साम्राज्य को चक्रों में बांटा गया था, चक्रों को मंडलों में बांटा गया था और मंडलों को आहार या विषयों में बांटा गया था, और विषयों के नीचे 400 ग्रामों का समूह, 800 ग्रामों का समूह, 200 ग्रामों का समूह, 40 ग्रामों का समूह, इस प्रकार से एक पूरी हायरार्की बनाई गई थी। जैसे अभी है ना, एक केंद्र है, उसके नीचे राज्य हैं, राज्य के नीचे जिले हैं, जिले के नीचे गांव हैं, ठीक है। इस प्रकार से जैसे बांटा गया, इसी प्रकार से हायरार्की हुआ करती थी। वो भी मैं आपको जानकारी दूंगा कि वे प्रत्येक 5वें वर्ष राज्यों का भ्रमण करें एवं
जनता को धर्मोपदेश दें। अभिलेखों में इसे अनुसंधान कहा गया। इस प्रकार से घूमकर धर्म यात्राएं करने में और हर 5वें वर्ष लोगों को धर्मोपदेश देने की जो प्रोसेस था, इसको अनुसंधान कहा गया। धर्म की स्थापना, धर्म के विकास एवं धर्म की देखरेख के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। तो जो ये युक्त, प्रादेशिक और रज्जुक थे, इनके ऊपर भी एक अधिकारी हुआ करता था जिसका नाम था धम्म महामात्र। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया में, मिस्र में, ग्रीस में और श्रीलंका आदि देशों में दूत भी भेजे। श्रीलंका में तो खुद उसने अपने बच्चों को ही भेजा, महेंद्र और संघमित्रा को भेजा कि आप वहां पे जाकर बौद्ध धर्म के दर्शन को फैलाएं। तो कौन कौन से धम्म प्रचारक कहां कहां गए, इसके बारे में मैं आपको जानकारी बता देता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। एक मिनट। हाँ, चलिए ये देखिए कौन कौन से धम्म प्रचारक कहां कहां गए। तो मध्यांतिक को कश्मीर और गांधार में भेजा गया, ठीक है, और महारक्षित को यवन देश में भेजा गया। महाधर्म रक्षित को, देखिए महारक्षित यवन देश में और महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र में गए, और मध्यम हिमालयवर्ती देशों में गए। यहाँ मध्यांतिक है और यहाँ मध्यम है। बौद्ध जो धर्म है उसमें इसी प्रकार के पाली भाषा के जो नाम मिलते हैं वो इसी प्रकार से हैं। मध्यांतिक कश्मीर तथा गांधार गए, मध्यम हिमालयवर्ती देश में गए, महारक्षित यवन देश में, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र में गए। तो आप इस प्रकार से याद कर लेते हैं, कर सकते हैं कि महाधर्म रक्षित जो है वो महाराष्ट्र में गए थे। महा से महाराष्ट्र और महा से महाधर्म रक्षित और धर्म रक्षित। देखिए बच्चों 3 प्रकार के नाम हैं, धर्म रक्षित, महारक्षित और महारक्षित और धर्म रक्षित को मिला के महाधर्म रक्षित। महाधर्म रक्षित कहाँ? महाराष्ट्र में। धर्म रक्षित जो है ये अपरांतक में गए थे, मध्यम हिमालयवर्ती देश में गए थे। महेंद्र तथा श्रीलंका, महेंद्र तथा संघमित्रा को कहाँ भेजा गया? श्रीलंका में भेजा गया। ये दोनों ही पुत्र और पुत्री थे किसके? अशोक के। उसके बाद महादेव एक बौद्ध भिक्षु थे, इनको कहाँ भेजा गया? महिषमंडल में। महिषमंडल का पुराना नाम महिषमंडल का जो अब नया नाम है वो मैसूर है, और इसका पुराना नाम जो था मैसूर का वो महिषमंडल था। और सोना तथा उत्तरा ये कर्नाटक में था, सुवर्ण भूमि, ठीक है। यहाँ पर सोने की खदान का भी विवरण है। यहीं पर सोना और उत्तरा को भेजा गया बौद्ध धर्म की सूचनाओं को प्रदान करने के लिए। अब बात करेंगे अशोक के शिलालेखों के बारे में। तो अशोक के शिलालेख अशोक के अभिलेख जो हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें शिलालेख भी आते हैं, स्तंभलेख भी आते हैं और बड़े छोटे इंस्क्रिप्शन भी आते हैं। अशोक के अभिलेख राज्यादेश के रूप में जारी किए गए। पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया। अभी तक अशोक के 47 से अधिक स्थलों पर अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनकी संख्या 150 से ज्यादा है। अशोक के अभिलेख प्रमुख राजमार्गों के किनारे स्थापित थे। लगभग सभी अभिलेख कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। प्राकृत भाषा में है। और कौन कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। पाली भाषा का भी विवरण कई बार मिलता है, तो पाली भाषा भी आप इसको रख सकते हैं। उत्तर भाषा, देखिए बच्चों ये प्राकृत है। जहां पर भी प्राकृत ये आ रखा है ना, तो इसको आप गलत मान लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, मिसप्रिंट में मानता हूं इसको आप पाली भाषा लीजिए, कि ज्यादातर जो इसके अशोक के अभिलेख हैं वो पाली भाषा में मिलेंगे आपको, पाली भाषा में और ब्राह्मी लिपि में। उत्तर पश्चिम के अभिलेख में खरोष्टी तथा अरमाइक लिपि। तो बच्चों जो ये इंडिया का आप ये देख रहे हैं ना, कि ये वाला जो एरिया है अराकोशिया का, सेंड्रोशिया का, कंधार का, काबुल का, यहाँ पे जो ये मिले हैं ना, ये खरोष्टी और अरमाइक लिपि में है। और कौन कौन से हैं? मानसेहरा और सहबाजगढ़ी। खरोष्टी लिपि के बारे में यदि पूछा जाए तो मानसेहरा और सहबाजगढ़ी के जो अभिलेख हैं, जो दोनों ही अफगानिस्तान में है, ये कौन सी भाषा, कौन सी लिपि में है? खरोष्टी लिपि में है। तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया। अफगानिस्तान में इसकी भाषा अरमाइक तथा यूनानी दोनों है। अभिलेखों में इसके राज्याभिषेक 8वें से लेके 21वें वर्ष तक
का जो समय है वो वर्णित है। कहने का मतलब ये है कि जब कलिंग युद्ध करा लिया, कलिंग युद्ध में हृदय परिवर्तन हो गया अशोक का, उसके बाद इसने अपने शिलालेखों को उत्कीर्ण कराना शुरू किया। 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम स्टीफन थेलर नामक विद्वान ने अशोक की लिपि का पता लगाया। उसने दिल्ली मेरठ अभिलेख खोजा था। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया। अशोक की पहचान पियदस्सी के नाम से हुई। फाहियान संकिसा एवं पाटलिपुत्र में तथा ह्वेनसांग राजगीर एवं श्रावस्ती में अशोक के अभिलेखों की चर्चा करते हैं। अशोक के अभिलेखों का विभाजन शिलालेख, देखिए मैंने आपको बताया था ना, अभिलेख को किस किस में बांटा गया, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख में किया जा सकता है। लघु शिलालेख, स्तंभलेख, स्तंभलेख में क्या है, दीर्घ और लघु दोनों हैं, और गुहालेखों की लिपियां केवल ब्राह्मी हैं। ठीक है, तो ब्राह्मी लिपि है और पाली भाषा है। तो वो जो प्राकृत लिखा था बेटा उसको गलत आप मानना, क्योंकि यही जो है पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि यही सही है। अशोक का सहबाजगढ़ी अभिलेख और मानसेहरा अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है तथा तक्षशिला एवं लघमान का ये कहाँ है, ये अरमाइक लिपि में है। शरेकूना कहाँ है, कंधार में है, और ये अभिलेख द्विभाषी है जिसमें अरमाइक और यूनानी भाषा दोनों का प्रयोग किया गया है। चलिए बच्चों अब बात करेंगे स्तंभ लेखों के बारे में। स्तंभ लेख एवं बृहत शिलालेख 101 से लेकर 33 अशोक के स्तंभ लेख प्राकृत भाषा में लिखित हैं। ये लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़ और टोपरा दिल्ली प्राकृत का ही एक भाषा का आप टाइप मान सकते हैं, पाली। लेकिन जब भी आपको ये लगाना हो ना तो आप प्राकृत ना लगाएं, इसको उत्तर में आप पाली भाषा में लगाएं। शिलालेख पाली भाषा में लिखित हैं। ये लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़, टोपरा दिल्ली, मेरठ दिल्ली, इलाहाबाद तथा रामपुरवा में स्थित हैं। फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ तथा टोपरा के स्तंभ लेखों को दिल्ली में स्थापित करवाया था, इसलिए यहां पर दिल्ली लिखा गया है। इलाहाबाद स्तंभ लेख पहले कौशाम्बी में था। अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद के किले में रखवा दिया गया। कौशाम्बी अब कहाँ है, प्रयागराज में है। स्तंभ लेख को त्रिमहामात्र अशोक की रानी कारुवकी तथा पुत्र तीवर का उल्लेख है। इसे क्या कहा जाता है, रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। मैंने इसकी जानकारी आपको पहले ही दे दी। तो बच्चों हर एक जानकारी मैं आपको बार बार जिक्र कर रहा हूं, तो इससे क्या होगा कि आपको जो जानकारियां ये पुख्ता हो जाएंगी, और इसकी जो अलग अलग डायमेंशन भी आपको मैं बता रहा हूं कि अशोक के 14 बृहत शिलालेख कहां कहां है, कालसी में, और कालसी कहां है, उत्तराखंड में है। ठीक है, शहबाजगढ़ी कहां है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर है। मानसेहरा अभिलेख कहां है, ये भी वहीं है। सोपारा कहां है, सोपारा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। धौली कहां है, धौली उड़ीसा में है। जोगढ़ कहां है, जोगढ़ भी उड़ीसा में है। गिरनार कहां है, गिरनार गुजरात में है। ये दिखाई दे रहा है आपको इसमें ये कलर, हाँ गुजरात में है। येर्राडुगुडी नामक स्थानों पर पाए गए हैं। और धौली तथा जोगढ़ के शिलालेखों पर 11वें, मैंने आपको बताया ना 14 शिलालेख लिखे हैं, 11वें 12वें तथा 13वें शिलालेख उत्कीर्ण नहीं हैं। इनके स्थान पर 2 अन्य लेख हैं जिसे पृथक कलिंग प्रज्ञापन लिखा गया है, और ये कहाँ कहाँ है, धौली तथा जोगढ़ में है। और धौली जोगढ़ कहाँ है, ये उड़ीसा में है। इनमें कलिंग राज्य के प्रति अशोक की शासन नीति के विषय में जानकारी मिलती है। प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरी संतान है, प्रजा है। वे नगर व्यवहारिकों को न्याय के मामले में निष्पक्ष एवं उदार होने का आदेश देता है। अशोक कालीन समीपवर्ती राज्यों में
कौन कौन से राज्य थे? यवन थे, गांधार थे, कंबोज थे, भोज थे, आंध्र थे और पितनिक का वर्णन कौन कौन से राज्य, कौन कौन से शिलालेख में है? ये 13वें शिलालेख में है। सीमावर्ती राज्यों के बारे में जिक्र है सभी का। उसके बारे में अब ये जो शिलालेख हैं, 14 बृहद शिलालेख हैं, इनके बारे में क्या क्या जानकारी है, और मैं आपको बता भी दूंगा कि 11वां, 12वां, 13वां जो शिलालेख है, जो अभिलेख है, वो धौली और जोगढ़ में नहीं है। उसके जगह पर एक अलग से पृथक कलिंग प्रज्ञापन के नाम से है। लेकिन वो शिलालेख जो लिखवाए गए हैं, जो अभिलेख लिखाए गए, वो कौन कौन से हैं? पहला जो है शिलालेख, वो कहता है पशु बलि की निंदा करता है। दूसरा, मनुष्य तथा पशुओं दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख करता है। चोल, पांड्य, सत्यपुत्र तथा केरल पुत्र की चर्चा करता है। तीसरा जो शिलालेख है, वो कहता है राजकीय अधिकारियों युक्त रज्जुकों तथा प्रादेशिकों को हर 5वें वर्ष कहां का दौरा करना है? अपने राज्य का दौरा करना है। और चौथा अभिलेख मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। चौथा शिलालेख क्या कहता है कि भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा करता है। पांचवा शिलालेख कहता है कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी देता है। छठा शिलालेख कहता है प्रतिवेदक की चर्चा करता है। प्रतिवेदक क्या था? प्रतिवेदक एक ऐसा अधिकारी था जो राजा को पूरे राज्य की जानकारी इकट्ठी लाकर देता है और बताता है कि कौन सी जगह पर क्या चल रहा है, क्या षड्यंत्र बनाए जा रहे हैं, किस प्रकार से राज्य चल रहा है, इसकी सारी जानकारी कौन सा जो अधिकारी देता था राजा को, ये था प्रतिवेदक। सातवां शिलालेख सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात करता है। आठवां सम्राट की धम्म यात्राओं या धर्म यात्राओं का उल्लेख करता है। बोधि गया का जो अशोक के द्वारा भ्रमण किया गया, उसकी जानकारी भी यहीं से मिलती है। उसके बाद शिलालेख जो 9वां है, वो विभिन्न प्रकार के समारोहों की निंदा करता है। वो कहता है कि किसी प्रकार का अनुष्ठान या समारोह को गलत माना गया है, उसकी निंदा की गई है। 10वां कहता है ख्याति एवं गौरव की निंदा करता है। धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल देता है। 11वां धम्म नीति की व्याख्या करता है। 12वां सर्वधर्म संभाव एवं त्रिमहामात्र की चर्चा करता है। 13वां तो पूरी तरह से कलिंग युद्ध का वर्णन करता है, पड़ोसी राज्यों का वर्णन करता है, अपराध करने वाली आठवीं जो जनजातियां थी उनका वर्णन करता है और उनको किस प्रकार से दंड दिया गया उसका भी वर्णन करता है। 14वां अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया 14वें शिलालेख में। तो अब आपको बता देता हूं कि ये 11वां, 12वां और 13वां शिलालेख धौली और जोगढ़ में नहीं लिखवाया गया। अन्य सभी जगह जो मेन जगह थी जहां वृहद शिलालेख लिखवाए गए, वहां पर लिखवाए गए। 14 के 14 लिखवाए गए, लेकिन धौली और जोगढ़ में 11वां, 12वां, 13वां नहीं लिखवाया गया। उसके बाद लघु शिलालेख एवं लघु स्तंभलेख। लघु शिलालेखों से अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। अशोक के शिलालेख, अब देखिए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी लोकेशन पूछी जाती है। देखिए यिर्रागुडी अभिलेख कहां है? ये आंध्र प्रदेश में है। ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है। सिद्धपुर कर्नाटक में है। जतिंग जो रामेश्वर है, ये भी जो शिलालेख है ये कर्नाटक में है। गौवीर मठ कर्नाटक में है। राजुल मंडीगिरी आंध्र प्रदेश में है। मास्की कर्नाटक में है। गुर्जरा मध्य प्रदेश में है। रूपनाथ मध्य प्रदेश में है। भबरू राजस्थान में है। अहरोरा उत्तर प्रदेश में है। सहसाराम, जिसे आज सासाराम कहा जाता है, वो बिहार में है। पनगुरुरिया या पेनगुरुरिया जो है वो गलत है, पनगुरुरिया है ये। पनगुरुरिया मध्य प्रदेश में है। सन्नाती कर्नाटक में है और पालकी गुंड कर्नाटक से है। ये इनकी लोकेशन पूछी जाती है। और जैसे कि जब यूपीएससी में पूछा जाता है तो यूपीएससी में एक कदम बढ़कर है। यूपीएससी में पूछा गया था कंगनहल्ली अभिलेख, और वो भी कहाँ है? वो भी साउथ में ही है। तो बच्चों ये जो है जितने भी वनडे एग्जाम है, जितने यूपीएससी के एग्जाम है, सबसे जो रिलेटेड जानकारी है वो यहाँ पूछी जाती है। जब हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको कंगनहल्ली अभिलेख के बारे में भी बताएंगे और अन्य बहुत सारे अभिलेखों के बारे में भी बताएंगे। चलिए बच्चों,
अगली जो स्लाइड है वो क्या कहती है, लघु शिलालेखों के बारे में वर्णन करती है। वो तो वृहत शिलालेख और स्तंभ लेख हो गए। ये देखिए लघु शिलालेख और अच्छा उससे अगला है ये स्तंभ लेखों में मुख्य रूप से धम्म तथा प्रशासनिक बातों का उल्लेख है। लघु स्तंभ लेखों पर अशोक की राजघोषणाएं खुदी हुई हैं। ये सांची में मिलता है, सारनाथ में मिलता है, कौशाम्बी में मिलता है, रुम्मिनदई तथा निगाली सागर से प्राप्त हुए। ये शिलालेख और स्तंभ लेख हैं। ये भी अच्छा ये बड़े बड़े लघु स्तंभ और शिलालेख हैं, ये छोटे छोटे हैं। ठीक है, चलिए लघु स्तंभ लेखों पर अशोक की राजघोषणाएं खुदी हुई हैं। ये निगाली सागर से भी प्राप्त हुआ, रुम्मिनदई से, कौशाम्बी से, सारनाथ से, सांची से। रुम्मिनदई अभिलेख अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। तो बच्चों जब पूछा जाए कि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है तो रुम्मिनदई अभिलेख का जिक्र करना है। अशोक के सभी अभिलेखों का जो विषय है वो प्रशासनिक था। केवल रुम्मिनदई अभिलेख का जो विषय था वो आर्थिक था। वो आर्थिक क्या था कि लुम्बिनी में जहां पर जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का, वहां पर 1/4 की बजाय 1/3 की बजाय जो कर की जो मात्रा थी उसको 1/8 कर दिया गया था, लगान कर दिया गया था 1/8। उपज का केवल 8वां हिस्सा ही 1/8वां हिस्सा ही आपको राजा को देना होगा। तो ये आर्थिक विषय था। रुम्मिनदई स्तंभ लेख से मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, कर नीति की जानकारी मिलती है। सांची, कौशाम्बी और सारनाथ लघु स्तंभ लेखों में संघ में फूट डालने के विरुद्ध आदेश है। अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में जो कि बिहार में है आजीवक सन्यासियों के लिए सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा और विश्व झोपड़ी का निर्माण कराया। तो बच्चों इन 3 गुफाओं के बारे में आपसे जब भी पूछा जाए कि सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा और विश्व झोपड़ी, इनका निर्माण किसने कराया तो अशोक ने कराया। और इनकी लेखों की जो भाषा है वो क्या है, वो प्राकृत भाषा है और लिपि ब्राह्मी है। मौर्यकालीन संस्कृति, मौर्यकालीन संस्कृति के बारे में आप पढ़ेंगे। मौर्यकालीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल रहा है। इस समय प्रशासन में, समाज में, अर्थव्यवस्था में, धर्म में, कला में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे जा सकते हैं और उनका विवरण इस प्रकार से है। तो प्रशासनिक व्यवस्था, मौर्य प्रशासन की जानकारी का मुख्य स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इटली के बारे में अगर कुछ जानना हो, उनके प्रशासनिक विवरण के बारे में जानना हो तो मैकियावेली का विवरण देता है। और यदि भारत में यदि मौर्य शासन के बारे में जानकारी लेनी हो तो वो अर्थशास्त्र किसका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मेगस्थनीज की इंडिका से भी मिलता है, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से भी मिलता है, अशोक के अभिलेखों से भी मिलता है। कौटिल्य ने राज्य की सप्तांग विचारधारा को प्रतिपादित किया, जिसमें राज्य होता है, राजा होता है, मित्र होता है, दुर्ग, दंड, कोश होता है। तो ये 7 जो अंग होते हैं, राजा, राज्य, मंत्री, दुर्ग, दंड, कोश, मित्र, ये 7 एक भाग होते हैं एक साम्राज्य के, राज्य के। और इन्हीं 7 अंगों पर राज्य चलता है तो अवलंबित होता है। राज्य के 7 अंग क्या है, राजा, राज्य, मंत्री, मित्र, करकोश, सेना और दुर्ग। तो यहां पर सेना को बोला गया है दंड। तो क्या है, राजा, राज्य, मंत्री, दुर्ग, दंड, कोश, मित्र। अर्थशास्त्र में राजत्व की नई अवधारणा दी गई है, जिसके अनुसार राजपद व्यक्ति, चरित्र और मानवीय व्यवहारों से ऊपर होता है। इसमें पहली बार चक्रवर्ती शब्द का स्पष्ट प्रयोग हुआ है। राजा की व्यक्तिगत सुरक्षा हेतु सशस्त्र अंग रक्षिकाएं होती थी। देखिए महिला अंगरक्षिकाएं होती थी राजा की रक्षा करने के लिए। राजा महल से बाहर युद्ध, यात्रा, यज्ञानुष्ठान, न्याय वितरण एवं आखेट के समय निकलता था। ये प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और केंद्रीय प्रशासन देखिए किस प्रकार से होता है। मौर्य प्रशासन में केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, मतलब एक सेंट्रलाइज सिस्टम था। सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है कि जो सभी अंग हों राज्य के, वो किसके प्रति उत्तरदायी हों, एक सेंटर, एक केंद्रीकृत सत्ता के प्रति उत्तरदायी हों। तो मौर्य प्रशासन में केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, जिसमें प्रशासन का केंद्र बिंदु राजा को माना जाता था। वे कार्यपालिका का, व्यवस्थापिका का तथा न्यायपालिका का सभी का प्रमुख होता था। अर्थशास्त्र में अशोक के शिलालेख
तीसरा, चौथा और छठा में मंत्री परिषद यानी परिषा, ठीक है। परिषा किसको बोला जाता था, अब इसको परिषद बोला जाता है। तो मंत्री परिषद जो है उसको परिषा बोला जाता था का उल्लेख मिलता है। पतंजलि ने अपने महाभाष्य में चंद्रगुप्त सभा का उल्लेख किया है। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के 500 अमात्य थे और जिसका प्रधान कौन था, खल्लटक था। मंत्री परिषद के सदस्यों के चुनाव में उनके चरित्र को भली भांति जांच की जाती थी, जिसे क्या कहते थे, जिसको बोलते थे उपधा परीक्षण, ठीक है। परिषद को बोला जाता परिषा, और यदि और उनके चरित्र की जब भली भांति जांच की जाती थी, इस प्रोसेस को कहते थे उपधा परीक्षण। मंत्री परिषद के सदस्यों को 12,000 पण वार्षिक वेतन मिलता था। कुछ महत्वपूर्ण मंत्री जैसे पुरोहित हो गया, सेनापति हो गया, सन्निधाता और युवराज को 48,000 पण मिला करते थे, वार्षिक वेतन मिलता था। तो जो सबसे ज्यादा वेतन था वो पुरोहित को, सेनापति को, राजकुमारों को और सन्निधाता को मिलता था, और इसका जो राशि थी वो 48,000 पण हुआ करती थी, ठीक है। सबसे निचले दर्जे के अधिकारियों को कुल मिलाकर 60 पण मिलते थे। देखिए कितना डिफरेंस है, सबसे नीचे वाला जो अधिकारी है उसको 60 पण मिलते थे और सबसे ऊपर का जो है उसको 48,000 पण मिलते थे। कितना बड़ा एक इकोनॉमिकल डिफरेंस है। अर्थशास्त्र में सबसे उच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था। तो बच्चों ये आप याद रखना है कि अर्थशास्त्र में सबसे ऊंचे जो अधिकारी थे उनके तीर्थ कहा गया, और कुल मिलाकर 18 तीर्थों की चर्चा मिलती है, जिनके लिए अधिकतर स्थानों पर महामात्र शब्द का उल्लेख मिलता है। जिसके अतिरिक्त 26 अध्यक्षों की चर्चा मिलती है। तो कुल मिलाकर 18 तीर्थ हुआ करते थे और 26 अध्यक्षों की चर्चा मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी देते हैं कि किस शैली में लिखा गया है, कितने चैप्टर हैं और कितने इसमें श्लोक लिखे गए हैं, किस भाषा में लिखा गया है। तो मौर्यों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य विष्णुगुप्त यानी चाणक्य ने इसकी ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की। तो देखिए एक तो रचनाकार कौन हो गए, विष्णुगुप्त चाणक्य हो गए, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं। संस्कृत भाषा में इसकी रचना की गई। चाणक्य तक्षशिला के शिक्षा केंद्र में अध्यापक का कार्य करते थे। पुराणों में इन्हें द्विजशर्भ कहा गया, द्विजशर्भ श्रेष्ठ ब्राह्मण बताया गया। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी, देखिए यहां पर लिखा गया है, भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अर्थशास्त्र, राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई प्रामाणिक पुस्तक कौन सी है, अर्थशास्त्र है। अब इसमें चैप्टर कैसे हैं, देखिए अर्थशास्त्र में मुख्य जो भाग हैं वो 15 भाग हैं। अधिकरण जिन्हें कहा जाता है, 180 प्रकरण है जिन्हें चैप्टर कहा जाता है, और 6000 श्लोक हैं। कौन से हैं, संस्कृत भाषा में हैं। और ये इसको लिखा गया है गद्य शैली और पद्य शैली में मिलाकर, जिसको आमतौर पर हम क्या कहते हैं, चंपू शैली कहते हैं, जिसमें गद्य और पद्य मिलाकर लिखा गया हो, जिसे आमतौर पर महाभारत शैली भी कहते हैं और चंपू शैली भी कहते हैं, जहां पर गद्य और पद्य को मिलाकर लिखा गया हो। चलिए अब उन तीर्थों की चर्चा करते हैं जिसके बारे में अर्थशास्त्र में बताया गया है। तो पुरोहित सबसे प्रमुख धर्माधिकारी होता था और प्रधानमंत्री भी होता था। समाहर्ता जो है इसको राजस्व विभाग का प्रधान कहा जाता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। देखिए बच्चों, सन्निधाता में ना निधि शब्द आता है, और निधि किससे संबंधित है, कोष से संबंधित है, तो इसलिए नाम से भी पता चल जाता है सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष। सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। प्रदेष्टा न्यायाधीश होते थे। और कौन से न्यायाधीश होते थे, फौजदारी न्यायालय को, जो अभी समय पे फौजदारी न्यायालय कहा जाता है, उनको कंटक शोधन कहा जाता था, और इसी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, उसको प्रदेष्टा कहा जाता था। नायक सेना का संचालक होता था, अर्थात सेना का नेतृत्व करता था। कर्मांतिक उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक था। अंतर्विशिक सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी हुआ करता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अन्य जो तीर्थ हैं वो ये कौन से थे,
मैंने आपको फौजदारी न्यायालय का बता दिया, कंटक शोधन हुआ करता था और उसके न्यायाधीश को प्रतिष्ठा कहते थे, और व्यवहारिक कहते थे दीवानी न्यायालय। यानी दीवानी न्यायालय को क्या बोला जाता था? धर्मस्थीय बोला जाता था, और धर्मस्थीय के न्यायाधीश को क्या बोला जाता था? व्यवहारिक बोला जाता था। मंत्री परिषदाध्यक्ष मंत्री परिषद के अध्यक्ष को बोला जाता था। दंडपाल सेना की सामग्रियों को जुटाने वाला प्रधान अधिकारी हुआ करता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक हुआ करता था। दुर्गपाल भीतरी दुर्गों का प्रबंधक हुआ करता था। नागरिक नगर का प्रमुख अधिकारी, जिसको मैगस्थनीज की इंडिका में एस्ट्रीनोमोई और एग्रीनोमोई बोला गया है। प्रशास्ता राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला, राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला कौन कहलाता था? प्रशास्ता। द्वारिक राजमहल की देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी द्वारिक कहलाता था। और आटविक, आटविक का अर्थ जो है वो जंगल से संबंधित है, तो वन विभाग का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? आटविक कहलाता था। अब ये वर्णित अध्यक्ष हैं। तीर्थों की चर्चा हम कर चुके हैं, 18 तीर्थों के बारे में हम जान लिया है। अब उसके बाद हम जानेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित अध्यक्षों के बारे में। तो पण्याध्यक्ष, पण्य, पण का आप मतलब समझते हैं कि पण वहां की मुद्रा थी, और पण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था। सुराध्यक्ष सुरा से संबंधित यानी आबकारी विभाग का अध्यक्ष। सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष। गणिकाध्यक्ष गणिकाओं का अध्यक्ष। सीताध्यक्ष, सीता बोला जाता था कृषि योग्य भूमि को, तो कृषि विभाग का अध्यक्ष कहलाता था सीताध्यक्ष। अकराध्यक्ष मतलब खान विभाग का अध्यक्ष। कोष्ठगाराध्यक्ष कोष्ठगार का अध्यक्ष। आयुधगाराध्यक्ष आयुधगार का अध्यक्ष। कुप्याध्यक्ष वनों का अध्यक्ष। उसके बाद कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अन्य वर्णित जो अध्यक्ष थे वो ये थे। शुल्काध्यक्ष, शुल्क मतलब व्यापार कर वसूलने वाला अध्यक्ष। सूत्राध्यक्ष कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष, मतलब सूत या सूत्र धागे से संबंधित था ना, तो कताई बुनाई का विभाग का अध्यक्ष ये था। लोहाध्यक्ष धातु विभाग का हो गया। गौअध्यक्ष पशुधन विभाग का अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष छापे खाने का अध्यक्ष। विविताध्यक्ष चरागाहों का अध्यक्ष। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष। मुद्रा का शब्द का जो अर्थ है वहां यहाँ मोहर लगाने से है, मोहर से है, और मोहर किस पे लगाई जाती है? पासपोर्ट विभाग पर, पासपोर्ट पर लगाई जाती थी। तो नवाध्यक्ष मतलब नौसेना का अध्यक्ष, मतलब जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष। पत्तनाध्यक्ष मतलब पत्तन जो पोर्ट हैं, मतलब बंदरगाह हैं, उनका अध्यक्ष। ठीक है, तो कुल मिलाकर बच्चों जो नाम है वो हिंदी और संस्कृत भाषा से मिले जुले नाम थे। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित अन्य जो अध्यक्ष थे वो संस्थाध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष का मतलब व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष। देवताध्यक्ष धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष। पौताध्यक्ष मापतोल विभाग का अध्यक्ष। मानाध्यक्ष दूरी और समय, देखिए मान शब्द का जो अर्थ है ना, जैसे विभिन्न विभिन्न मान मानते हैं हम, सपोज करते हैं, तो दूरी और समय से संबंधित साधनों को नियंत्रित करने वाला अध्यक्ष। अश्वाध्यक्ष मतलब अश्वसेना का, अश्व घोड़ों का अध्यक्ष। हस्ताध्यक्ष मतलब हाथियों का अध्यक्ष। सुवर्णाध्यक्ष मतलब सोने का अध्यक्ष। और अक्षुपटलाध्यक्ष मौजूदा समय में जैसे कैग है ना भारत का, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इंडिया, ऐसे ही महालेखाकार होता था जिसको बोला जाता था अक्षुपटलाध्यक्ष। तो बच्चों आज की कक्षा में बस इतना ही करते हैं। अगली जो स्लाइड्स हैं, बची हुई जो 25 स्लाइड्स हैं, वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और बच्चों जो ये हम इम्पोर्टेंट जानकारी अभी तक आप सभी को हम भेज देंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, हम ये पीडीएफ शेयर कर देंगे पूरा, जब दोनों कक्षाएं हो जाएंगी, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और हम सारी जानकारी आपको भेजने वाले हैं, और इसको पढ़कर आप थोड़ा सा अपने आप को PYQ वगैरह लगाइए, क्योंकि जो भी काम हम करते हैं उसका हमें एक रिवॉर्ड चाहिए होता है। और रिवॉर्ड क्या मिलता है? जब भी हम कोई पढ़ाई करते हैं और उसके बाद जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वो हम सही प्रकार से सॉल्व करते हैं, यही हमारा रिवॉर्ड होता है। और जब हम परीक्षाओं में हम करते हैं तो इस रिवॉर्ड के बदले हमें एक नौकरी या एक मतलब सिलेक्शन मिलता है। तो बच्चों
इसके साथ ही मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, और ये जितनी भी हमने 35 स्लाइड्स आपको कराई हैं इनको आप सही से पढ़ लीजिए। पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप पे भेज ही देंगे, तो आपको इससे संबंधित पीवाईक्यू और एमसीक्यू हम बाद में कराएंगे, जिससे आपका ये जो जानकारी है, जो ये इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है, ये पूरी तरह से पुख्ता हो जाएगी और आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को मंगल कामनाओं सहित मेरा नमस्कार।